गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सबों के बीच बिहार बोर्ड 2024 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जिसमें से 50 क्वेश्चन हम जानेंगे। इस क्वेश्चन में आपका जो बताया जाएगा हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें जो खंड अ है मैंने जितना भी आपका हिंदी का कहानी है उस सब कहानी से आपका क्वेश्चन लिया गया है। और जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब है बोल सकते हैं शानदार जानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को सेलेक्ट करके छांट करके आपके सीधे बोर्ड में लड़ने योग्य लाए हैं। इसलिए आप वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप जानिएगा समझिएगा तो आपको बोर्ड में बहुत ही फ़ायदा होने वाली है। इसलिए वीडियो में बने रहिए, और यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करना है। और हम लोग आगे जो भी इस तरह के जो वीडियो आपको चाहिए तो आपको कमेंट करके जरिए बताना है कि इस तरह की वीडियो बनाइए, क्योंकि हम लोग पीछे और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। 10 क्लास का पूरा वीडियो बनाए हैं, हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाए हैं। यदि आपको समझ में आती है तो उससे जो भी चीज़ सीख रहे हैं समझ रहे हैं तो उसके बारे में आपको कुछ न कुछ कमेंट में बोलना है, समझाना है, ठीक है। और बाकी हम लोग ये सब देखते हुए आगे वीडियो को देखते हैं, चालू करते हैं आगे हम लोग। इसलिए आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और यदि आप चैनल पर नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन भी प्रेस करना है, क्योंकि जब भी वीडियो आप बनेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखिए सारे क्वेश्चन का है, 12th का है, ठीक है। 12th जो हिंदी है उस हिंदी का है, इसलिए हम लोग जो पढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है वो क्या है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन जैसे ए दिया है एकांकी, बी दिया है कहानी, सी दिया है यात्रा संस्मरण, और डी दिया है ललित निबंध। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, इसका मतलब क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित निबंध। कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में सीधे पूछेगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो क्या हो जाएगा वो ललित निबंध हो जाएगा। आगे देखिए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी शानदार क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। ये दूसरा दिया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला दिया तर्क, बी में दिया जिज्ञासा, सी में दिया आत्मीयता, और डी में दिया प्रवाह पूर्व भाषा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है संवाद में, संवाद में बातचीत करने में, तो वो आपको है आत्मीयता, मतलब अपने मन की आत्मा से बोलना, मतलब सही अर्थों में बोलना, वो आपके क्या है सबसे संवाद का महत्वपूर्ण क्या है संवाद है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी का ऑप्शन नंबर, मैंने दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर। आगे हम लोग पढ़ते हैं 3 में। 3 कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण जो भट्ट थे कौन से मासिक पत्र निकाले थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए समझिएगा। तो इसका ऑप्शन ए दिया प्रताप, बी दिया कर्मवीर, सी दिया हिंदी प्रदीप, और डी दिया है ज्योतनसना, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन वो हो जाएगा सी, हिंदी प्रदीप। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है, बालकृष्ण ना किस काल के रचनाकार हैं। जो बालकृष्ण है वो किस काल के रचनाकार हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया आदिकाल, बी में दिया भक्ति काल, सी में दिया रीति काल, और डी में दिया है आधुनिक काल। तो किस काल के रचनाकार हैं, वो अब रचनाकार हैं आधुनिक काल। क्योंकि देखिए जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को यहाँ बोलते हैं भारतेंदु युग, ठीक है। भारतेंदु युग का आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसलिए यदि आपको आधुनिक काल है तो समझिएगा कौन सा काल आपका है, आधुनिक काल के साथ साथ भारतेंदु युग भी है, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे, तो आधुनिक काल के थे। 5 में हम लोग आते हैं। 5 कहता उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण का है, ठीक है। तो उसने कहा था जो कहानी में है उसमें कौन सा शहर का चित्रण किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अमृतसर, बी दिया है लुधियाना, सी दिया है जयपुर, डी दिया है लखनऊ। इसका जो क्वेश्चन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। कि उसने जो कहा था उस कहानी का शहर मैंने किस शहर का चित्रण किया गया, अमृतसर का। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बोर्ड में, इसलिए भी आप ध्यान रखिएगा। 6 में दिया है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। जो लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, जिसे पहला दिया है मंगर दिया है, बी में दिया मांझे, सी में दिया कटार, डी में दिया है तेलघरिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी मांझे। जो मांझे था, मांझे ही का था उनके गाँव का नाम था, इसलिए आप याद रखिएगा इसको क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, मतलब क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन आपका है। सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई, इसलिए आपको देखना बहुत ही मतलब जरूरी है।
समझना जरूरी है। तो सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए इसका दिया है बोधा सिंह, बी में दिया है महा सिंह, सी में दिया है कीरत सिंह, डी में दिया है जगधारी सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्या कर रहा है 8 में कर रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो जो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, ए ऑप्शन दिया है 1913, बी में दिया 1912, सी में दिया 1915, डी में दिया है 1900। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1915, ऑप्शन नंबर सी 8 का। आगे हम लोग देखते हैं। आगे का दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जो जयप्रकाश नारायण उसको ना दलाल किसको कहा गया है, जिसे पहला दिया है रूस, बी में दिया ब्रिटेन, सी में दिया जापान और डी में दिया अमेरिका। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही, अमेरिका। किसका? अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कर रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन ए दिया है आत्मानंद, ठीक है, नंद जी, बी में दिया शिवानंद गोस्वामी, सी में दिया सदानंद जी और डी में दिया सरदानंद गुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। क्योंकि 10 में क्या दिया आपका, जिस 10 में क्या दिया था, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी थे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्री प्रेस का मालिक कौन था? तो सदानंद जी थे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे करें कि फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? पहला दिया सत्यकाम, बी में दिया कुरुक्षेत्र, सी में दिया है जनपद का ना कवि हूँ और डी में दिया महिलांचल। तो कौन सा आपका है? ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही, महिलांचल। क्योंकि देखिए आप जब 10th में पढ़िएगा, 10th में मतलब इसके बारे में बताएगा, महिलांचल के बारे में कि किसका है, वो है किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का। क्योंकि ये जो प्रकाशित हुआ था वो आपका हुआ था 1954 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1954 में प्रकाशित हुआ था महिलांचल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 में। 12 का जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। तो जयप्रकाश नारायण वही थे जो छात्र आंदोलन किए थे, ठीक है, मतलब छात्रों को सहयोग से कहा, उन्होंने आंदोलन किया था। तो वो हम आगे और भी देखें इनके बारे में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 में। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका है। 13 का संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो जो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब होती? ऑप्शन ए दिया 1974, बी दिया 1975, सी दिया है 1976, डी दिया है 1977। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1974, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया है 14 में। 14 का अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब क्या? इसमें पाठ आप समझो जाना होंगे। अर्धनारीश्वर जिसको आधा नर हो आधा और क्या हो, नारी हो, मतलब आधा नर और आधा नारी, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का बात किया जाना है इसमें। जैसे आप शंकर जी पार्वती का फोटो देखे हो, जिसमें आधा शंकर जी हैं और आधा क्या पार्वती जी हैं। तो वही उसी प्रकार के पाठ को लिखे हैं कौन? तो बताया गया है। ऑप्शन दिया है पहला नामवर सिंह, बी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, सी में दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में दिया है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। आगे दिया हुआ है, समझिएगा। आगे करेंगे 15। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बेगूसराय में। जो बेगूसराय जिला है उसी जिले में कहीं होता है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन रखिए याद, क्योंकि 10th में भी इंपॉर्टेंट है और 12th में तो आता ही आता है। आगे दिया 16 में करें निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? मतलब यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए उर्वशी, ये तो रचना है, बी दिया है रसी रथमी, ये भी है, और डी दिया है कुरुक्षेत्र, ये भी है। कौन नहीं इनका? तो ऑप्शन सी जो है जूठन, जूठन का है, इनकी रचना नहीं है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। 17 देखते हैं। 17 का अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? जो अज्ञे जी की ना पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए दिया 1920, बी में दिया 1924, सी में दिया 1928, डी में दिया 1932। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। कब हो जाएगा? 1924 में, क्योंकि अज्ञे जी की जो पहली कविता कब प्रकाशित होता है? 1924 में होता है, आप याद रखिएगा। 18 में कराएंगे रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है? जो रोज कहानी आपका है, रोज कहानी में जो डॉक्टर के मतलब कौन रोल निभाता है वो बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महेश्वर। जो महेश्वर थे क्या करते हैं? वही डॉक्टरी का पाठ निभाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 19 में करा कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? जो नदी के द्वीप है किसकी रचना है? तो आपका 10th क्लास में दिया था, 12th में बताया ही आएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, इसलिए आपको समझना जरूरी है।
तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। किसकी है? अज्ञेय है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या कहता है? रोज कहानी की नायिका है, जो रोज कहानी है उसकी नायिका कौन है? नायिका मतलब जो प्रमुख मतलब पात्र उसको बोलते हैं नायिका कौन है? इसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है मधुमालती, बी में दिया है मालती, सी में दिया है माधमिका, ठीक है, और मालमिका दिया है सी में, और डी में दिया है माधवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालती। कौन थी? मालती थी। आगे दिया है 21 में, 21 कहता है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है नौवर सिंह, फिर बी में दिया है मोहन राकेश, सी में दिया है भगत सिंह, डी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर। तो एक पत्र एक लेखक जो आपका है इसका रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। कौन हो जाएंगे? भगत सिंह थे। आगे देखते हैं, आगे की वीडियो 22 दिया है भगत सिंह किस उम्र के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? मैंने उनका जब युद्ध मतलब जब गतिविधि मतलब जिसे जो क्रांतिकारी हुआ था, ठीक है, आंदोलन हुआ था, तो उन्होंने किस एज में शामिल हुआ था, किस उम्र में शामिल हुआ था वो बताया गया है। इसे ऑप्शन ए दिया है 10 वर्ष में, बी दिया है 12 वर्ष में, सी दिया है 15 वर्ष में, डी दिया है 20 वर्ष में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष में। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 वर्ष में, क्योंकि ये जो क्रांतिकारी भगत सिंह थे, क्योंकि इनको मतलब बचपन से का ये चीज़ में शामिल हो गए थे, इसलिए आज इनको हम लोग याद रखते हैं शहीद भगत सिंह के नाम से। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, आगे कह रहा है 23 में कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? जिसे पहला ऑप्शन दिया 1920, बी में दिया 1921, सी में दिया 1922 और डी में दिया 1924। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 में। तो 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना हुआ था, मतलब कांड हुआ था। तो ये आप क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत इसको याद करने आप याद कर लीजिएगा 1922 में। 24 का भगत सिंह के चाचा का नाम था, तो भगत सिंह चाचा का नाम क्या था? ये ऑप्शन दिया है सुप्रीत सिंह, बी में दिया है अजीत सिंह, सी में दिया है गुरप्रीत सिंह और डी में दिया है रणजीत सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजीत सिंह, जिनका मतलब चाचा का नाम था जो भगत सिंह का नाम था अजीत सिंह था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है 25 में ओ आशा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ओ आशा जो नीरा है शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? विधा मतलब मैंने किस प्रकार का लिखा है? कहानी कविता बताना आपको, जिसे ए दिया है निबंध, बी में दिया है कहानी, सी में दिया है कविता, डी में दिया नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। क्योंकि देखिए जो पाठ परिचय में जैसे कुछ दिया रहता है ना आपको, उसके लेखक ये सारे जो निबंध ये सब याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन बहुत 5-6 नंबर को जाता है। कुछ तो क्वेश्चन आपको आएंगे मिलान करने के लिए आते हैं कि एक साइड दे देगा लेखक के नाम, एक साइड दे देगा उनका मतलब रचना दे देगा, चाहे विधा दे देगा क्या विधा है, तो वो आपको याद करना बहुत आवश्यक है। और यदि वीडियो को आप देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, आपको कमेंट करना है। जो यदि आपको कोई परेशानी हो वीडियो में तो आपको बताना है हमारे कमेंट के जरिए। और यदि इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF आपको प्राप्त हो जाएगा वहाँ पे। यदि हम लोग को जो चैनल है जीनियस स्टडी पॉइंट 0011 उस पर जा करके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे मोर पर क्लिक करने के बाद वहाँ पे दिया रहेगा आपका व्हाट्सएप लिंक, उस व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ से PDF प्राप्त हो जाएगा, तो आपको चाहिए तो कर सकते हैं। और यदि आप वीडियो को नए होंगे, जो नए वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी वीडियो बने तो आप तक को आसानी से पहुँच जाए। चलिए हम लोगों ने 25 नंबर तक देख लिया, आगे 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? 26 नंबर कहता है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जो चंपारण क्षेत्र है उसमें मतलब जो बाढ़ का मुख्य कारण क्या है बताना आपको। तो ऑप्शन इसका ये दिया हुआ है जंगलों का कटना, बी दिया है नदियों की अधिकता, सी दिया है नदियों की तीव्रता और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्य कारण है बाढ़ आने का चंपारण में वो का आपका जंगलों का कटना। देखिए जंगल के कटना क्यों है? क्योंकि जब जो बांधों पर बहुत सारे का जंगल होते हैं, जंगल को मतलब पेड़ होते हैं मिट्टी को पकड़ रहते हैं, यदि वही जंगल को काट देता है, पेड़ को काटने पर क्या जो मिट्टी होता है मिट्टी का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। तो मिट्टी घिसकने के कारण क्या होता है, बांध टूट जाते हैं और बाढ़ वहाँ पे आ जाता है। तो ये आपका ऑप्शन वही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए 27 में 27 कहता है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब मैंने हुआ था? इसका ये ऑप्शन दिया है 16 जुलाई 1917, बी में दिया है 16 जुलाई 1918, सी में दिया है 17 जुलाई 1917 और डी में दिया है 20 सितंबर 1917। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ये हो जाएगा 16 जुलाई 1917 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे दिया है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने
किस चीज़ की खेती का विस्तार किया, मतलब अत्यधिक विस्तार कर दिया, ज़्यादातर। तो आप ये सब कुछ जानते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील। नील की खेती क्या किया था? नील की खेती बहुत सारे मतलब ज़बरदस्ती लोग करवाता था, उससे मतलब मजदूरों को कुछ फ़ायदा मिलता था नहीं, तो कर था पहले देना, अंग्रेज फिर भी क्या करते, नील की खेती ज़्यादा करवाते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो विस्तार किया था किसका, खेती को, नील की खेती को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आया करेगी 29 में, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? जो सिपाही की माँ एकांकी है उसके लेखक कौन है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश है। क्योंकि देखिए आपको लेखक और उसका पाठ का नाम याद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन का घुमा फिरा के पूछ ही देता है आपको। ये सब याद करना बहुत जरूरी है, आप याद रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन से हम छाट के लिए हैं क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन भी आई है, तो आप देखना ना भूलें, हर एक क्वेश्चन को देखें, हर एक क्वेश्चन को समझे और बिना स्किप किए वीडियो को देखें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते चलना आपको, और पहली बार जो चैनल का होंगे उसको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लेना है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं ताकि वीडियो आपको हमेशा का मिल जाए देखने को लिए। क्योंकि हम लोग इस तरह के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 10th क्लास के वीडियो बनाए हैं, 12th का भी बना रहे हैं धीरे धीरे। हमने आज हिंदी का डालेंगे, कल हिस्ट्री पॉलिटी सारे चीज अब डालेंगे हम लोग, तो आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं आपके। अगर यह 30 में करेगा कि बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? बिस्नी, जो बिस्नी थी किस एकांकी की पात्र थी? इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है, सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ थी कौन? बिस्नी। आगे दिया हुआ 31 में करेगा कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? मैंने डाक गाड़ी, जो डाक गाड़ी चिट्ठी लेकर आती है उसके मैंने पीछे कौन जाती है चिट्ठी लेने के लिए? तो इसका ऑप्शन ए हो गया बिस्नी, बी हो गया मुनि, सी हो गया कुंती और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो कौन जाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुनि जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कौन कहता है मैं इस लाश से लाश ले जाकर चील और कौओं को आगे डाल दूंगा? ये कौन कहता है? तो इसका ऑप्शन ए दिया मानक, बी दिया सिपाही, सी दिया है दीनू, डी दिया है चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सिपाही। सिपाही कहता है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या करा क्वेश्चन। 33 कहता है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, बी में दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो राम जो आपका नामवर सिंह है उनके गुरु कौन थे? तो आप याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत सारी रचनाएं मतलब अच्छे अच्छे हैं। आप जाइएगा 10th में भी दिया गया नाखून के बर्तन उन्हीं का रचना है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 34 नंबर पर हम लोग आते हैं। 34 कहता है तुलसीदास के रचना रचयिता कौन है? तुलसीदास की रचना है उसकी रचयिता कौन है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्या होगा? उनके रचना हो जाएंगे इनके, सूर्यकांत त्रिपाठी का। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है 35 में कह रहे कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ठीक है, नामवर जो सिंह थे उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए दिया है 28 जुलाई 1927 में। ठीक है, 1927 में इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों हम लोग 35 नंबर कर लिए, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर पर आते हैं। 36 नंबर कहता है कि जूठन के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जूठन के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन ए दिया मोहन राकेश, बी दिया उदय प्रकाश, सी दिया है ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी दिया है बालकृष्ण भट्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 37 देखिए, 37 क्या कर रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यारसे मुंशी जी कौन कहता था? प्यार से मुंशी जी कहता था कौन? ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके पिताजी कहते। कौन कहते थे? पिताजी कहते। पिताजी इस प्यार से बोलते हैं कुछ भी। आगे दिया हुआ है जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो जूठन का एक तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा, कहानी है। क्या है? जूठन कहानी है। आगे दिया है 39 में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? और स्कूल के हेडमास्टर के क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कालीराम। क्या नाम था? कालीराम नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है 40 में हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन ए दिया उदय प्रकाश, बी दिया है मलयज, सी में दिया है मोहन राकेश, डी में दिया है जगदीश चंद्र माथुर। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मलयज। कौन है? मलयज हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 41 से कह रहा है कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है? देखिए जो मलयज थे वो छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? लेखक जो थे वो बताना है आपको। कौन सा रोग था उनको? पहला ऑप्शन दिया है मधुमेह, बी में दिया है कैंसर, सी में दिया है क्षय रोग, डी में दिया है हैजा। तो कौन रोग था उनको? क्षय रोग था। कौन सा रोग था? क्षय। 42 का है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया मोहन राकेश, बी दिया है मलयज, सी दिया उदय प्रकाश, डी दिया है अज्ञे। तो
तो इसका 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, समझते हैं। 43 का आता है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है जीवन, बी दिया है तिरिच, सी दिया है रोज, डी दिया है घुसपैठित, ये ना घुसपैठी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, तो आपको हो जाएगा तिरिच। बहुत बेहतरीन कहानी तिरिच है, उसको पढ़े होंगे, आपको पता होगा। आगे दिया जाता है कि लेखक को 44 का लेखक को कितने 300 के 3 नोट दिए थे, यानी कितने नोट मिले 300 के, ठीक है। तो मैंने किसने दिए थे 300 के 3 नोट वो बताना आपको, ठीक है। जिसे एक तो पहला दिया है राम अवतार ने, दूसरा दिया है डॉक्टर पंत ने, सी में दिया है कैशियर अग्रिहोत्री ने, डी में दिया है सरदार सतनाम सिंह ने। तो लेखक को किसने मतलब क्या दिया है 300 के 3 नोट दिए थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर पंत ने दिए थे, ठीक है, डॉक्टर पंत ने दिए थे। 45 कहता है कि तिरिच कैसी कहानी है। तिरिच कैसी कहानी है, वो कहानी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्रतीकात्मक। क्या है प्रतीकात्मक, मतलब प्रतीक है चीज हुआ, ठीक है। जिसका तिरिच का प्रतीक है, इसलिए क्या होगा प्रतीकात्मक, ठीक है, प्रतीकात्मक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 46 का उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए ही दिया हुआ है कि आपका हो जाएगा 1 जनवरी 1952 को, ठीक है। यही महीना आपको हुआ था, जनवरी में हुआ था, मतलब 1 जनवरी 1952 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 47 कहता है कि माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णामूर्ति कितने वर्ष के थे, ठीक है। माँ की मृत्यु के समय, ठीक है, मृत्यु के समय जो समय जो कृष्णामूर्ति थे वो कितने वर्ष के थे वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया 10 वर्ष, बी दिया 12 वर्ष, सी दिया हुआ है 15 वर्ष, डी दिया है 20 वर्ष। कितने वर्ष के थे कृष्णामूर्ति, तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा 10 वर्ष के थे। कितने थे 10 वर्ष के। 48 में आते हैं हम लोग। 48 का लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती ना, ठीक है। लेखक जो है कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि सच्ची शिक्षा हमको क्या देती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा व्यापकता, ठीक है। व्यापक मतलब अपने आप में क्या बनते हैं, व्यापक बनते हैं हम। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर। 49 में तो 49 कहता है साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो साम्यवादी किससे लड़ रहा है, सीधा सी बात है किससे, ऑप्शन बी हो जाएगा पूंजीवादी से समाजवादी लड़ रहा है, ठीक है, साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी किससे, पूंजीवादी से। आगे 50 में आते हैं। 50 आपका लास्ट क्वेश्चन है। 50 कहता है कि जे कृष्णामूर्ति, ठीक है, कि इनमें से कौन सी रचना है, ठीक है, कौन सी रचना जे कृष्णमूर्ति के है। तो ऑप्शन ए है रोज, बी में है संपूर्ण क्रांति, सी में है बातचीत, डी में है शिक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी, शिक्षा। तो एक क्वेश्चन सारे अत्यंत ही बीबीआई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि आपने देखा होगा, समझा होगा, तो आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सीधा एकदम बोर्ड में आपको लड़ने वाले हैं, एक मतलब जितना भी क्वेश्चन है। इसलिए अब ये जो क्वेश्चन था सारे का थे, ये गद्यखंड थे, मतलब कहानी वाला लिया गया था। अब इसका तो दूसरा पार्ट आएगा, वो आपको कैसे का आएगा, कविता का आएगा। जो कविता है आपका, जिसे हम कहानी को गद्यखंड बोलते हैं, जो कहानी होते हैं चाहे निबंध जो भी होते हैं, और जो कविता टाइप उसको हम बोलते हैं काव्यखंड। तो काव्यखंड का वीडियो दूसरा पार्ट अब आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और दूसरा पार्ट डाला जाएगा तो आप भी वो देख सकते हैं। और यदि वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और साथ साथ में यदि इस वीडियो को PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन होकर के अगर लिंक आपको आप कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो भी चैनल को नया है, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि वीडियो जब भी बने आपके पास पहुंच जाए। तो देखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।